गाइस कमेंट करो ताकि जल्दी जल्दी स्टोरी डाल सकूं। चैप्टर 16। 13 साल बाद। अब प्रवीण जी, अविका जी और अनीता जी को देखकर कहते हैं कि अब से यह हमारा घर है। तो उन दोनों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उन दोनों ने नहीं सोचा था कि वह लोग ऐसी जिंदगी कभी जी पाएंगे। सपने तो उनके भी बहुत थे, पर उन्हें नहीं पता था कि वह उनको जिएंगे भी नहीं। पास करके अविका जी, उन्होंने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। ध्रुव और ध्रुविका चाहते हुए पूछते हैं, पापा, अब से अगर हमारा है? तो वह अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और उन दोनों से कहते हैं, यह घर आपकी आयु दी ने ली है। अब आयु सबको अंदर जाने को कहती है, तो सब अंदर आ जाते हैं। अविका जी और अनिका जी को वह घर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अब सब लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। आयु अविका जी और अनिका जी से कहती है, मामा, मैंने एक और कंपनी भी खोली है जो टेक्नोलॉजी की है, जिसका नाम ओरियोनिस टेक्नोलॉजिस है। तो अविका जी पूछती हैं, यह तुमने कब स्टार्ट किया? तो आयु रहती है, इस वक्त जब हम होटल बिजनेस शुरू कर रहे थे। मेरे पास और भी पैसे थे, तो सोचा कुछ और भी कर दूं। तो अविका जी परेशान होकर कहती हैं, बेटा, मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि कोई भी चीज की स्ट्रेस मत लो। अब इतनी छोटी उम्र में इतना क्यों कर रही हो आप? तो आयु कहती है, आपके लिए मम्मा। हमारे लिए। तो अविका जी की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। इसे देखकर आयु गुस्से से कहती है, अगर इस बार आपकी आंखों से एक भी कचरा आंसू निकला, तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। तो अविका जी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ लेती हैं। अब आयु अविका जी और अनीता जी से कहती है, मैं चाहती हूं कि आप दोनों भी अपने पैशन को आगे बढ़ाएं। मैं जानती हूं आपने फैशन डिजाइनिंग और ज्वेलरी डिजाइनिंग में कोर्स किया है। मैं इन्वेस्ट करूंगी, आप उसका स्टार्टअप कीजिए। तो अविका जी और अनीता जी एक दूसरे को देखते हैं, फिर आयु को। तो प्रवीण जी कहते हैं, यह सही कह रही है। यह अच्छा रहेगा। आप दोनों भी अपनी पैशन को फॉलो कीजिए। तो उन दोनों के मन में भी एक नई उड़ान भरने की आशा भर जाती है और वह दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। इस बार ध्रुव और ध्रुविका कहते हैं, और हम क्या करें? तो आयु उन दोनों को देखकर कहती है, आप दोनों अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम सबका नाम रोशन करेंगे। और हाँ, कल से आप दोनों की सुबह लेट तक सोना बंद। आपको मेरी तरह 5 बजे उठना होगा। फिर हम तीनों ही आर्सेनल एकेडमी जाएंगे, वहां आपके लिए भी ट्रेनिंग होगी। तो उन दोनों का चेहरा रोना जैसा हो गया। तो आयु रहती है, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। अब से आप दोनों हर चीज में पंक्चुअल रहेंगे, ठीक है? अगर आपके मार्क्स कम आए तो आपके लिए पनिशमेंट होगी, अगर ज्यादा आए तो आपके लिए एक बड़ा सा गिफ्ट होगा। और डोंट वरी, मैं आप दोनों को खुद पढ़ाऊंगी। तो वह दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। वैसे वह दोनों अच्छे पढ़ते हैं, पर बहुत ही आलसी बच्चे थे। आयु की वजह से अभी उनके ग्रेड्स इंक्रीज हुए हैं। अब सबकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी और सब अब खुश रहने लगे। ऐसे ही देखते देखते 13 साल बीत जाते हैं। इन 13 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। एक बड़ा सा मेंशन, जो एक प्राइवेट एरिया पर बना हुआ था और बाहर जाने के लिए लगभग गेट के पास ही 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। पूरा मेंशन हाई सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड है। पूरा मेंशन गोल्ड और वाइट की कॉम्बिनेशन से बना हुआ था। घर में एंटर होने के लिए बाहर 3 स्टेप्स हैं, फिर दरवाजे के अंदर एक बड़ा सा हॉल, जिसमें 3 काउच रखे हुए थे और साइड में कुछ टेबल्स और चेयर्स भी। नीचे मखमली कारपेट बिछा हुआ था, जो रोज क्लीन होता है। घर में 20 से भी ज्यादा सर्वेंट अभी काम कर रहे थे। बाहर गार्डनिंग और पूल साइड क्लीन करने के लिए भी बहुत से सर्वेंट मौजूद थे। बिल्कुल किसी महल की तरह। वही पूजा मंदिर में इस वक्त एक औरत पूजा कर रही थी और उसके बगल में एक औरत खड़ी होकर अपने हाथ जोड़ते हुए भगवान को देख रही थी। जो औरत अभी पूजा कर रही थी, वह अविका जी है। वह अब 40 साल की हो चुकी है, पर अभी भी बहुत यंग लग रही है। अब वह पहले की तरह नॉर्मल कॉटन की साड़ी या सिंपल कपड़े नहीं पहनती थी। उनकी एक साड़ी का कास्ट कुछ करोड़ में होता है। उनके पीछे जो औरत खड़ी थी, वह अनिका जी है,
जो बहुत ही क्लासी दिख रही थी और उन्होंने भी अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। अभी सुबह के 5 बजे रहे थे और वह लोग रोज 4 बजे उठ जाते हैं। वही घर के पीछे एक बड़ा सा हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड बना हुआ था और उस ग्राउंड में इस वक्त एक लड़की तेजी से हॉर्स राइड कर रही थी। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। वहीं 3 लोग उसको देख रहे थे। जो लड़की अभी हॉर्स राइडिंग कर रही थी वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल एक हसीन अप्सरा की तरह। दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी हरी आंखें जिनमें सिर्फ जुनून और अपनों के लिए बेशुमार प्यार था। पतली शार्प नाक, चेरी जैसे फ्लफी लाल होंठ। वह बेहद हसीन लग रही थी और उसके लिप्स के ठीक ऊपर एक तिल था जो उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी हॉर्स को लेकर उन तीनों के पास आ जाती है और अपना हेलमेट उतारने लगती है जिससे उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि हमारी आयु है। वह अपनी हॉर्स से नीचे उतरकर उन तीनों के पास आकर कहती है, तुम तीनों कुछ नहीं करोगे? तो वे तीनों, जो कोई और नहीं प्रवीण जी, ध्रुव और ध्रुविका थे, कहते हैं, जी। आयु कहती है, आप इतनी तेज हॉर्स राइडिंग करते हो? आपको पता है मैंने टाइम रिकॉर्ड किया है, अपने 4 चक्कर सिर्फ 1 मिनट 15 सेकंड में किए हैं। तो आयु कुछ नहीं कहती। अब वह उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, अब अंदर चलिए। तो वे तीनों सिर हमें हिला देते हैं। फिर वे चारों अंदर चले जाते हैं और अपने अपने कमरों में फ्रेश होने चले जाते हैं। एलिमेंट्स फैशन इंडस्ट्रीज। अब तक आपने पढ़ा कि सब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और ऐसे ही 13 साल बीत जाते हैं। अब आगे। अभी अनिका जी और अविका जी डाइनिंग टेबल के पास गाना लगा रहे थे। वह दोनों अब कितनी भी सक्सेसफुल हों और उनके पास कितने भी पैसे हों, पर वह दोनों आज भी नाश्ता और खाना खुद बनाते हैं। खास करके अविका जी को सबके लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय बाद आयु, प्रवीण जी, ध्रुव और ध्रुविका नाश्ता करने आ जाते हैं। तो अविका जी और अनिका जी सर्व करने को होती हैं। तो आयु तेज आवाज में कहती है, मम्मा, मासी माँ, सीट डाउन। तो वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वही आयु तेज आवाज में फिर से कहती है, मैं आप सबको मुफ्त के पैसे नहीं दे रही हूं। तो वे टेबल से दूर खड़ी सर्वेंट डर जाती है और आगे जाकर बाउल्स लेने लगती है। अब अविका जी और अनिका जी भी बैठ जाती हैं। फिर सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आयु ने एक खास नियम बनाया था कि खाते वक्त कोई बात नहीं। वैसे वहां सिवाय आयु के सब पराठे खा रहे थे। वहीं आयु सलाद, क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वो चाहे तो बाकी सबको भी वही खाने को कह सकती थी, पर वो लोग यह खुशी से नहीं खा पाएंगे। और आयु को उनकी खुशी बहुत मायने रखती है, जिस वजह से उसने इस बात के लिए कभी किसी को फोर्स नहीं किया। नाश्ता होने के बाद प्रवीण जी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं आयु, ध्रुव और ध्रुविका कॉलेज के लिए निकल गए। इन 13 सालों में आयु ने हर एक फील्ड में कदम रखा और हर जगह अपना बिजनेस फैलाया। और आज वह वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वूमेन में से एक है और पूरी एशिया में नंबर 1 पोजीशन में है। सब उसे प्रेसिडेंट ए के नाम से जानते हैं। आयु ने 15 साल की उम्र में अपनी पीएचडी तक कंप्लीट कर ली और उसको यंग प्रोफेसर और साथ में सर्जन का भी अवार्ड मिला। उसके हॉस्पिटल्स हैं और उनकी ब्रांचेस हर जगह पर हैं और उनमें बेस्ट स्टाफ है। साथ में उसकी यूनिवर्सिटीज भी, जो हर साल टॉप करती हैं। हर फील्ड में प्रैक्टिकल स्टडी से उसकी यूनिवर्सिटीज ने अलग पहचान बनाई है। अब वह बिजनेस संभालने के साथ साथ कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में सबको पढ़ाती है। उसी कॉलेज में उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। वहां उसके साथ बहुत सक्सेसफुल रिसर्चर काम करते हैं। वहां काम करना सबका ड्रीम है। उसकी यूनिवर्सिटी में आयु के हॉस्पिटल्स की एक ब्रांच भी थी ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आसान रहे। अब आयु की कार आकर रुकती है। उसकी अलग पार्किंग वहां मौजूद है जहां सिर्फ उसी को और कुछ और लोगों को पार्किंग की अनुमति है। अब आयु अपने पीछे बैठे ध्रुव और ध्रुविका को देखकर कहती है, कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो वो दोनों अच्छे बच्चों की तरह अपना सर हिला देते हैं। इस यूनिवर्सिटी में किसी को भी यह पता नहीं है कि ध्रुव और ध्रुविका आयु के भाई बहन हैं।
इसकी वजह यह है कि आयु अपने भाई बहन को गलत तरीके से बिगाड़ना नहीं चाहती थी, और साथ में ध्रुव और ध्रुविका भी नहीं चाहते थे कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। ध्रुव बिजनेस डिपार्टमेंट 2 ND ईयर में था, तो ध्रुविका फैशन डिजाइनिंग के 2 ND ईयर में थी। वहीं आयु मेडिकल और बिजनेस डिपार्टमेंट्स को पढ़ाती थी। 3 दिन मेडिकल की 2 घंटे लेती थी, तो 3 दिन बिजनेस की। 2 घंटे बाद वह अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी, और हफ्ते में 2 दिन वह अपनी रिसर्च में बिताती थी। पूरी यूनिवर्सिटी उसे प्रेसिडेंट ए कहकर बुलाती है। आयु की पहचान वहां हर किसी को पता है। इसलिए ही यह यूनिवर्सिटी सबकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उनकी आइडल, एशिया की नंबर 1 बिजनेस वूमेन उन्हें पढ़ाती है। अब वह तीनों अपने क्लासेस में बिजी हो जाते हैं। आज आयु की बिजनेस डिपार्टमेंट में क्लासेस थीं और वह उस क्लास को भी टीच करती है जिसमें ध्रुव है। सब क्लासेस खत्म होने के बाद वह वहां से अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। फिर वहां पहुंचकर अपने प्राइवेट लिफ्ट से वह मीटिंग रूम की तरफ चली जाती है, जहां सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। वह जब मीटिंग हॉल में एंटर करती है तो सब लोग खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं। तो आयु अपना सिर हिला देती है, फिर अपनी चेयर में बैठ जाती है। उसके बगल वाली चेयर में अर्पित बैठा हुआ था और साथ में एक और लड़का भी, जो आयु का पर्सनल सेक्रेटरी था। उसका नाम रवि था, जो आयु के साथ 5 साल से काम कर रहा था। अब आयु सबकी तरफ देखकर मीटिंग शुरू करने को कहती है। तो दूसरी कंपनी से आए हुए लोग अपना प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं। आयु ने हाल ही में एक मॉल की कंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट करी थी, जिसके लिए आज 2 कंपनियां अपना प्रेजेंटेशन देने आई थी। अब यह मीटिंग ऐसे ही 2 घंटे चलती है। फिर आयु दोनों प्रेजेंटेशंस देखने के बाद एक कंपनी को प्रोजेक्ट दे देती है। तो वह कंपनी के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि गैलेक्सी ग्लोबल एंटरप्राइजेज के साथ काम करना सबका ड्रीम था। वहीं दूसरी तरफ एलिमेंट्स फैशन इंडस्ट्रीज, जो कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी डिजाइनिंग में भी टॉप में थी, इस इंडस्ट्री की ऑनर्स कोई और नहीं, अविका जी और अनिका जी थी। आयु के इन्फ्लुएंस से यह दोनों भी इंस्पायर होकर अपनी एक फैशन इंडस्ट्री शुरू की थी, जिसका नाम एलिमेंट्स रखा। और आज यह भी टॉप पर आती है। सबको पता है कि इसकी ऑनर्स टॉप बिजनेस वूमेन प्रेसिडेंट ए की फैमिली से आते हैं। इंडस्ट्रीज के टॉप फ्लोर में इस वक्त अविका जी और अनिका जी आने वाले फैशन वीक के लिए डिस्कशन कर रहे थे। जब भी फैशन वीक आता है, यह दोनों मिलकर हमेशा कमाल करती हैं। आज भी उसी का डिस्कशन हो रहा था। डिस्कशन के बाद अनिका जी अविका जी से पूछती है, कैसे? मैंने सुना तुमने एक लड़की को फायर कर दिया। तो अविका जी कहती है, उसका मुंह ज्यादा चल रहा है दीदी। हमारे ही कंपनी में आकर हमारे बारे में ही गॉसिप कर रही है, इसलिए निकाल दिया। तो अनिका जी उसको कंफ्यूजन से देखती हैं। तो अविका जी कहती है, उसने मेरे बारे में कमेंट किया कि मैं बिना हस्बैंड की हूं। वैसे अगर यह बात आयु तक चलती तो वह उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। इससे अच्छा मैंने ही पहले उसको कंपनी से निकाल दिया। और वैसे भी मुझे गॉसिप करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अनिका जी कहती हैं, बिल्कुल सही किया। अगर बात आयु तक जाती तो बहुत सीरियस हो जाता। जैसे आयु ने अपना किया हुआ वादा निभाया है, उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने कहा। आज कोई भी तुम्हारे आगे नजरें उठाकर भी हिम्मत नहीं रखता, तुम्हारे बारे में बात करना तो दूर। और डोंट वरी, मैं सबको एक बार वार्निंग दे दूंगी कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो नौकरी के साथ साथ उनका करियर भी खत्म हो जाएगा। तो अविका जी अपना सर हिला देती हैं। अभी अनिका जी कहती हैं, वैसे मैं तुमसे यह कभी नहीं पूछती हूं। हाँ, एक बार पूछा था, पर तुमने तब भी नहीं बताया। तुम्हारे दिल न दुखे इसलिए फिर कभी नहीं पूछा। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? और वो कौन है? तुमने उसे सालों में क्यों छोड़ दिया? तो अविका जी की आंखों में कुछ आकर चला जाता है। किसी की याद। उसे इंसान को याद करते ही उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और एक कतरा आंसू गिरता है। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूं जी। वैसे उस इंसान से मुझे नफरत है, बेशुमार नफरत। मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मेरी दुनिया सिर्फ मेरी आयु है।
उसके और आप चारों के सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं। तो अनिका जी को बुरा लगता है कि उन्होंने क्यों पूछा और अविका जी को रुला दिया। वह कहती हैं, इन सब के बारे में छोड़ दो। चलो हमारे एम्प्लॉयज को फैशन वीक के बारे में बता देते हैं। तो अविका जी हाँ कहती हैं। अविका जी और आयु। अब गैलेक्सी ग्लोबल कॉरपोरेशन में आयु अपना काम कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। तभी गेट खोलकर दो लोग अंदर घुस जाते हैं। पर आयु अपनी कंप्यूटर से नजरें नहीं हटाती। वह दो लोग कोई और नहीं, माही और काशी थे। वह दोनों जाकर आयु के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। तो आयु कहती है, कॉलेज खत्म हुआ? तो माही कहती है, हाँ डॉल, कॉलेज खत्म हो गया। पर तुम हमारे लिए रुक सकती थी ना? इतनी जल्दी क्यों आ गई? तो आयु कहती है, क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं। तो काशवी कहती है, यार तू हमसे 5 साल छोटी है, पर एक कॉलेज की प्रोफेसर है और हम यही पढ़ाई पर अटके हुए हैं। तो माही कहती है, इतनी इंटेलिजेंट होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हमेशा तुम्हारे आगे मैं छोटी महसूस करती हूं। मेरे पापा भी यही कहते हैं। तो आयु अपना सर हिला देती है, क्योंकि इन दोनों की नौटंकी ऐसे ही चलता रहता था। वह दोनों अभी मेडिकल की पीजी में थे। उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी लास्ट ईयर था। यह दोनों ही आयु के ही अस्पताल में फिलहाल के लिए इंटर्नशिप कर रहे थे। यह दोनों आयु के पक्के दोस्त बन गए थे। वैसे माही के फादर का एक ज्वेलरी का बिजनेस था, पर काशवी अनाथ थी। उसने अपने दम पर पढ़ाई की। चाहे तो वह आयु से मदद ले सकती थी, पर उसने आयु और उसकी दोस्ती का कभी फायदा नहीं उठाया, और आयु को भी उसमें यही बात पसंद आती थी। अब माही काशवी और आयु की तरफ देखकर कहती है, यार थोड़ा घूमकर आते हैं ना प्लीज। तो आयु और काशी उसको एक नजर देखते हैं, फिर एक दूसरे को। फिर आयु कहती है, 5 मिनट। मेरा काम खत्म होने दो, उसके बाद चलते हैं। तो माही खुश हो जाती है। उसको इतना खुश होते देखा, वह दोनों भी खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ध्रुव और दुर्गा का भी कॉलेज टाइम खत्म हो गया था। तो वह दोनों घर आ गए। घर में तब तक अविका जी और अनीता जी भी आ चुकी थीं। वह दोनों ध्रुव और ध्रुविका को आते देख कहती हैं, आ गई तुम दोनों? तो वह दोनों सर हिलाते हुए जाकर कोच पर पसर जाते हैं। तो अविका जी अपना सिर हिलाते हुए कहती हैं, तुम दोनों फ्रेश होकर आ जाओ, मैं कुछ स्नैक्स बना देती हूं। तो वह दोनों फिर से सिर हिलाते हैं। उनके जाने के बाद अनीता जी कहती हैं, तुम दोनों का यही होता है। रोज आकर ऐसे गिर जाते हो जैसे कोई पत्थर तोड़कर आए हो। तो ध्रुव कहता है, कैसा है आप, ऐसे ही समझो मम्मा। वह दीपा कॉलेज है। वहां पढ़ना पत्थर तोड़ने से कम नहीं है। तो दुर्गा भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाती है। उन दोनों की नौटंकी देखकर अनीता जी सर हिलाते हुए कहती हैं, आने दो। हमारे साथ मत करना मस्ती, वरना हम बेचारे बच्चों को आपकी पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तो अनीता जी कुछ नहीं कहती, पर बाबिता जी भी स्नैक्स लेकर आ जाती हैं और दोनों के सामने रख देती हैं। वह दोनों खाने को ही होते हैं कि अविका जी दोनों के सिर पर हल्का सा मारते हुए कहती हैं, पहले फ्रेश होकर आओ, उसके बाद मिलेगा। दोनों अपने रूम की तरफ भाग जाते हैं। तो अनीता जी कहती हैं, इन दोनों की आदत जाती ही नहीं। 19 के हो गए। तो अविका जी कहती हैं, रहने दो दीदी, इनके वजह से होती है। तो अनीता जी कहती हैं, तुम रहने दो अवि। तुम्हारी वजह से यह दोनों और बिगड़ रहे हैं। आयु को देखो, कितनी कंपोज्ड रहती है। तो अविका जी कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ आयु, काशवी और माही अपने नियमित पॉइंट पर आ गई थी। वहां बैठकर तीनों चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी माही कहती है, यार लाइफ कितनी बोरिंग है ना। तो काशवी कहती है, ऐसा क्यों कह रही है? सब अपनी लाइफ में खुश हैं और तुम उसको बोरिंग कह रही हो। बस थोड़ा वक्त और।
हमारा करियर सेट हो जाएगा। तो माही कहती है, वही तो। सिर्फ सोना, खाना, हॉस्पिटल जाना, काम करना, फिर सोना। कोई स्पाइस ही नहीं है लाइफ में। तो आयु कहती है, एक हफ्ते बाद हम तीनों वकेशन पर चलेंगे। तो माही एकदम एक्साइट हो जाती है। वकेशन? कहाँ? तो आयु कहती है, ऑस्ट्रेलिया में। वह दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती हैं। काशवी कहती है, क्या? ऑस्ट्रेलिया? तो आयु कहती है, हाँ। एक हफ्ते बाद हम तीनों ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। वहां मेरा थोड़ा काम है और साथ में हम तीनों एंजॉय भी करेंगे। तो काशवी और माही खुश हो जाती हैं। फिर कुछ देर बातें करके अपने अपने घर चली जाती हैं। काशवी एक रेंटेड फ्लैट में रहती थी और वह फ्लैट आयु का ही था। आयु ने काशी को वहां रहने के लिए मनाया था, पर काशवी उसको हमेशा रेंट देती थी। आयु मना करती थी, लेकिन वह जानती थी कि काशी कितनी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, इसलिए ले लेती थी। घर में आयु 7 बजे घर पहुंची। अंदर जाकर सीधा अपने कमरे में गई। फिर फ्रेश होकर नाइट सूट पहनकर नीचे आ गई। नीचे अविका जी और अनीता जी टीवी देख रहे थे। वहीं ध्रुव और ध्रुविका गार्डन में अपना असाइनमेंट कर रहे थे। आयु जाकर अविका जी के पास बैठ गई और उनकी गोद में सिर रख लिया। तो अविका जी मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाने लगी। अनिका जी भी यह देखकर मुस्कुरा रही थी। अनिका जी आयु से पूछती हैं, बच्चा थक गए हो? आपके लिए कुछ बनाऊं? तो आयु कहती है, नहीं मासी माँ, अभी मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ वक्त पहले ही मैं माही दी और काशवी के साथ चाय पी है। तो अविका जी कहती हैं, वैसे काशी को यहीं रहने को कहना बेटा। अकेली बच्ची बाहर रहती है। तो आयु कहती है, मैंने कहा था मामा, पर आप जानते ही हो ना, वह कितनी सेल्फ डिपेंडेंट है और खुद के दम पर जीने वाली लड़की है। वह नहीं मानी, इसलिए मैंने उसके लिए एक अलग फ्लैट लिया और उसे वहां रहने के लिए मनाया। और वह मुझे रेंट भी देती है। डोंट वरी माँ, वह फ्लैट हमारा ही है। और आसपास के फ्लैट्स भी मैंने खरीदे हैं और उसकी थोड़ी सिक्योरिटी भी रखी है। तो अविका जी कुछ नहीं कहती। अब आयु फिर से कहती है, और मैं अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं। वहां मुझे थोड़ा काम है। माही और काशी भी जा रहे हैं। हम तीनों थोड़ा घूमकर भी आएंगे। तो अविका जी कहती हैं, अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूं कि तुम बाकी बच्चों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो आयु कहती है, मैं एंजॉय कर रही हूं मामा। तो अविका जी घूरते हुए कहती हैं, सुबह उठते ही एक्सरसाइज, फिर कॉलेज, फिर रिसर्च, फिर ऑफिस। कब एंजॉय कर रही हो तुम लाइफ? तो आयु कहती है, मामा, आपकी बेटी सभी काम एंजॉय करती है। अगर उसमें मुझे दिलचस्पी न हो तो मैं उसकी तरफ देखूं भी नहीं। तो अविका जी कहती हैं, यह तुम्हारा हमेशा का है। बेचारे ध्रुव और ध्रुविका को भी अपने जैसा बनाना चाहती हो। तो आयु कहती है, नहीं, मैं उन्हें अपने जैसा नहीं बनाना चाहती। मैं उन्हें सिर्फ थोड़ी सी मॉरल सीख देना चाहती हूं। इससे उनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो अनिका जी कहती हैं, हाँ अवि, काम की बच्ची को डांट रही हो। जानते हो ना, वह दोनों कितने शरारती हैं। उनके लिए आयु ही सही है। तो अविका जी गहरी सांस लेकर अपना सिर हिला देती हैं, क्योंकि वह आयु से न जीत सकती हैं, न समझा सकती हैं। अब प्रवीण जी भी ऑफिस से आ चुके थे। वह सोफे पर बैठते हुए आयु से कहते हैं, हाउ वॉज योर डे बच्चा? तो आयु मुस्कुराकर कहती है, एज ऑलवेज बड़ी। आपका कैसा था? तो प्रवीण जी कहते हैं, हाँ बेटा, डील साइन हो चुकी है। तो आयु सिर हिला देती है। अब आयु कहती है, बड़ी, मैं अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं। वहां मेरी एक मीटिंग है और साथ में एक ऑक्शन भी अटेंड करना है। तो प्रवीण जी कहते हैं,
वही वाला सिंह प्रताप का? तो आयु कहती है, हाँ बड़ी, वही। तो प्रवीण जी कहते हैं, मैंने सुना है उनका प्रेसिडेंट बहुत घमंडी इंसान है। तो आयु कहती है, हम ऐसे ही किसी को जज नहीं कर सकते बड़ी। यहां भी सब मुझे घमंडी समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं घमंडी हूं। जैसे हम हैं, वैसे वह भी होंगे। हर चीज में परफेक्शन लाने के लिए थोड़ा घमंडी होना पड़ता है। और लोगों को भी हमारे लिए थोड़ा डर रखना पड़ता है, वरना काम ठीक से नहीं होता। तो प्रवीण जी कहते हैं, पता नहीं तुम यह सब कैसे कह लेती हो। कभी कभी लगता है तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। तो अनिका जी कहती हैं, वह तो है। निकेश कुमार जी, मैं आपकी कमेंट पढ़ी है और मैं रिप्लाई भी किया है। पर मैं यहां भी कहना चाहती हूं कि थैंक यू मेरी स्टोरी को इतनी प्यार देने के लिए। और मैं समझता हूं कि आप बड़े चैप्टर चाहते हैं, पर मैं 2-3 चैप्टर एक दिन में देने की कोशिश करती हूं। इसी वजह से मैं एक बड़ा चैप्टर नहीं दे रही, पर आगे से देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। और मेरे बाकी रीडर को भी बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया जाना। अब तक आपने पढ़ा कि आयु के ऑफिस में माही और काशवी आते हैं। फिर तीनों सनसेट पॉइंट, जो हमेशा उनके मीटअप प्लेस होती थी, वहां चाय पीते हैं और आयु उनको ऑस्ट्रेलिया जाने वाली बात बताती है। फिर घर जाकर बाकी लोगों को भी बताती है। अब आगे ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। इस बीच ज्यादा कुछ नहीं होता, बस नॉर्मल सी सबकी रूटीन होती है। आज आयु, माही और काशवी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे, इसलिए माही और काशवी सेलेस्टियल पैलेस आ जाते हैं। मैं बताना भूल गई, आयु ने पैलेस का नाम सेलेस्टियल पैलेस रखा था। फिर तीनों अगले दिन सुबह आयु के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल गए थे। फिर 15 घंटे बाद वे लोग पहुंच गए। आयु ने इंडिया में अर्पित को वहां के ऑफिस को संभालने को कहा। यहां भी उसके लिए एक असिस्टेंट है जिसका नाम लिया था, जो उसकी ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच को संभालती थी। वह भी बहुत अच्छी लड़की थी, उसका नेटिव ऑस्ट्रेलिया ही था। आयु, माही और काशवी एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो उनको लिया दिख जाती है। माही और काशवी भी लिया को जानते थे। जब लिया इंडिया आई थी, आयु ने उन दोनों को उससे मिलवाया था। लिया आयु को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास आ जाती है। फिर मुस्कान के साथ उसे ग्रीट करती है, तो आयु भी उसको हेलो कहती है। अब आयु लिया से पूछती है, मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार है ना? तो लिया कहती है, यस बॉस, सब कुछ तैयार है। 2 दिन बाद आपकी मीटिंग है। तो आयु कहती है, ठीक है। फिर वे चारों वहां से निकल जाते हैं। आयु ने यहां एक अच्छा सा विला खरीद लिया था, तो वे चारों वहां पहुंच गए। लिया वहां से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल गई थी। माही और काशवी को वह विला बहुत पसंद आई थी। वे दोनों आसपास घूमकर देख रहे थे। वहीं आयु हॉल में बैठकर सेकंड में कॉफी मंगवाती है, फिर अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम करने लगती है। सब जगह घूमकर देखने के बाद माही और काशवी लिविंग हॉल में आते हैं। माही आयु को फिर से काम करते देखती है, तो जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ से लैपटॉप छीनकर साइड में रखते हुए कहती है, यार, यहां घूमने आए हैं ना? थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखो। फिर 2 दिन बाद तो वैसे भी तुम बिजी हो जाओगे। यह 2 दिन प्लीज घूम कर आएंगे ना? तो आयु कहती है, माही दी, सिर्फ कुछ मेल्स हैं। वो चेक करने के बाद हम बाहर घूमने जाएंगे। प्लीज मेरा लैपटॉप दीजिए। तो माही अपना मुंह बनाते हुए उसका लैपटॉप उसके हाथ में दे देती है। उसका मुंह देखकर आयु हल्का सा मुस्कुराती है, फिर जल्दी से अपने मेल्स चेक करने लगती है। वहीं काशवी भी माही का बना हुआ मुंह देखकर अपना मुंह छुपाकर हंसने लगती है, जिसे देखकर माही उसको अपनी आंखें दिखाती है, तो वह चुप हो जाती है। आधे घंटे बाद जब आयु का काम हो जाता है, तो वह अपना लैपटॉप बंद करते हुए उन दोनों से कहती है, जल्दी से आप दोनों फ्रेश होकर आ जाइए। मैं भी फ्रेश होकर आती हूं। फिर हम पहले लंच करने जाएंगे। उसके बाद जितनी भी शॉपिंग है वो करेंगे। उसके बाद आप जो चाहे वह करेंगे। ठीक है। तो वे दोनों खुशी से सिर हिलाकर अपने रूम में चले जाते हैं। आयु भी अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद तीनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं।
जैसे आयु ने कहा, सबसे पहले वे तीनों खाना खाने एक अच्छे से फेमस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करके एंजॉय करते हुए खाने लगते हैं। माही खाना खाते हुए कहती है, यार, कितना डिलीशियस खाना है। दिल खुश हो गया। तो वह दोनों भी अपना सिर हिला देते हैं। खाना खाने के बाद वे तीनों वहां की कुछ जगह घूमने चले जाते हैं, क्योंकि माही ने कहा था कि कल शॉपिंग पर चलेंगे। तो वे तीनों आज ऑस्ट्रेलिया की फेमस जगहों को घूमने लगे। आयु भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में जो वह नहीं कर पाई, वह इस जिंदगी में करना चाहती थी। और जब भी माही, काशवी, ध्रुव या ध्रुविका के साथ होती, उनके साथ अच्छा टाइम बिताने और एंजॉय करने की कोशिश करती थी। उन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक की थी। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की एक ऊंची इमारत में एक लड़का, जिसकी ग्रे आइज थीं, अपना काम कर रहा था। तभी दो लोग बिना गेट नॉक किए उसकी केबिन में घुस जाते हैं, फिर भी वह लड़का लैपटॉप से अपनी नजर नहीं हटाता। वे दोनों लड़के जाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। एक लड़का उसे उनके आने के बाद भी वैसे ही काम करता देख झुंझलाकर कहता है, यार, हमारी कोई इज्जत है? यह हमारे आने के बाद भी ऐसे लैपटॉप में घुसा हुआ है। यह सुनकर उसके बगल में बैठे लड़के ने सिर हिला दिया। लेकिन उसकी इस बात से भी ग्रे आइज वाले लड़के, जो कोई और नहीं, एकांश था, को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वह अपने लैपटॉप से नजर हटाकर कहता है, अब दोनों यहां क्यों आए हो? तो वह लड़का, जो पहले नौटंकी कर रहा था, कहता है, हमने सुना कि तुमने एक लड़की को कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया है। तो एकांश कहता है, क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियों से चिढ़ है। तो वह लड़का फिर कहता है, ऐसी लड़कियों से नहीं, सिवा एक लड़की के, बाकी लड़कियों से चिढ़ है। यह कहकर वह उसे चिढ़ाने वाली स्माइल देता है। उसके बगल वाला लड़का भी यह सुनकर स्माइल करने लगता है। वहीं एकांश, जिसकी ग्रे आइज थी, कहता है, हाँ, मुझे उसके सिवा सबसे चिढ़ है। मैं सिर्फ उसका हूं और वह सिर्फ मेरी। उसके अलावा मुझे कोई भी छूने की कोशिश करे तो उनको जान से मार दूंगा। यह कहते वक्त उसकी बातों में जुनूनियत साफ दिख रही थी। वे दो लड़के, जो कोई और नहीं अभय और अर्श थे, एक दूसरे को देखकर सिर हिला देते हैं। अब अभय फिर से कहता है, वैसे मैंने हमारे माननीय बड़ों से सुना है कि हम जल्दी इंडिया जाने वाले हैं। यह सुनकर एकांश की आंखों में चमक आ जाती है। वह पूछता है, सच में? तो अभय कहता है, हाँ, मैं चुपके से सुना है। और शायद जाने के बाद हम वहीं रहेंगे परमानेंटली। तो यह सुनकर वह और अर्श खुश हो जाते हैं। अभय कहता है, मैं भी किटी को बहुत मिस करता हूं। पता नहीं अब वह कैसी दिखती होगी। बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी, शायद अब और भी खूबसूरत हो गई होगी। अभय को आयु की इतनी तारीफ करते देख एकांश घूरते हुए कहता है, ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभय कहता है, झलक कूड़े, क्या हुआ? वह मेरी बहन है। तो एकांश कहता है, फिर भी। वहीं अर्श कहता है, आप दोनों को पता है, बचपन में जब मैं आयरा को देखता था मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे पहले से जानता हूं और उसे कहीं देखा है। तो वे दोनों कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखते हैं। अर्श फिर कहता है, क्या आप दोनों को पता है ना मेरी एक चाची है जो कोमा में है? तो वे दोनों सिर हिला देते हैं। अर्श आगे कहता है, उनके फीचर्स और आयरा के फीचर्स लगभग सेम है। तो वे दोनों हैरान हो जाते हैं। एकांश पूछता है, यह तुम क्या कह रहे हो? तो अर्श कहता है, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ। शायद इसे ही कोइंसिडेंस कहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, एक जैसे दिखने वाले लोग साथ होते हैं। वह दोनों कुछ नहीं कहते। उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। शायद अर्श ने भी नहीं। रेसिंग
अब तक आपने पढ़ा कि आयु माही और काशी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर वहां घूमने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एकांश के ऑफिस में अभय और अर्श आते हैं, फिर वह तीनों आयु के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। अब आगे चलिए एक बार एकांश के बारे में जान लेते हैं। एकांश प्रताप सिंह दिखने में ग्रीक गोद की तरह एकदम गोरा चिट्टा, शार्प फीचर्स, ग्रे कलर के आंखें जो हर वक्त किसी को घायल करने के लिए तैयार रहते हैं। 6 फुट 2 इंच बॉलीवुड स्टार को भी टक्कर दे सकता है। अभी अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर अपनी अलग सी बिजनेस जो अपने दोस्तों के साथ शुरू की थी उसको संभाल रहा था। उसकी सिर्फ 2 ही दोस्त है जो आप लोग जानते हैं, अभय और अर्श। परिवार में बड़ा बेटा, उसको गुस्सा आता है तो किसी को नहीं बचता, सब लोग इसे डरते हैं। लड़कियां तो इस पर मरते हैं, पर यह सिर्फ एक ही लड़की के लिए मरता है। अब अभय और अर्श के बारे में भी जान लेते हैं। अर्श मल्होत्रा, यह एकांश का पहले बेस्ट फ्रेंड, दिखने में यह भी कम नहीं। यह भी 6 फुट 2 इंच ब्लैक ईएस दिखने में गिरा, इस पर भी लड़कियां मरते हैं, पर यह भी अपनी लाइफ में अपनी मिस राइट के लिए इंतजार कर रहा था। यह भी एकांश के साथ उसके साथ शुरू की हुई कंपनी को संभालता है, यह वाइस प्रेसिडेंट है। अभय ठाकुरिया एक अंश की दूसरी बेस्ट फ्रेंड, साथ में अर्श का भी, यह भी दिखने में काम नहीं, इसका हाइट भी 6 फुट 2 इंच, इसकी ब्राउन आइज है, दिखने में गोरा। यह थोड़ी फ्लर्टी टाइप का है, पर कभी लड़कियों के साथ अपना लिमिट नहीं क्रॉस की, बस उनके साथ फ्लर्ट करके छोड़ देता है। इसका लाइफ में एक ही फंडा है, लाइफ को एंजॉय करना और अपने दोस्तों को परेशान करना। यह भी उन दोनों के साथ कंपनी संभालता है जो उन तीनों ने मिलकर शुरू की थी। इनको अपनी फैमिली में सिर्फ एक ही इंसान पसंद नहीं, जो आप लोग आगे जानेंगे। यह सबके साथ अच्छे से रहते हैं, सिर्फ उस इंसान के अलावा। वह इंसान सिर्फ इसको हाई नहीं बल्कि बाकी दोनों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब आगे ऑस्ट्रेलिया। रात का समय। इस वक्त आयु, काशवी और माही कहीं जा रहे थे, तभी आयु का फोन बजने लगता है तो वह कॉल को ब्लूटूथ पर कनेक्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ से बोलती है, आयु बच्चा आपने खाना खाया? तो आयु अपनी सॉफ्ट आवाज में रहती है, जी मामा, मैं और इन दोनों ने खाना खा लिया है और कॉल ब्लूटूथ पर है, अगर आप बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। तो अविका जी कहती है, माही बेटा ज्यादा शरारत तो नहीं कर रहे हैं ना? तो मन ही अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्या आंटी आप भी? अगर मैं इतनी नॉटी नहीं होती तो और आपकी बेटी जैसे खड़ूस होती तो क्या फल रहता, इसलिए भगवान ने मुझे नॉटी बना दिया। इतना कहकर वह आयु को देखकर अपना आंख मार देती है। वही अविका जी कहती है, यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा, काश मेरी बेटी भी तुम्हारी जैसी होती। तो आयु बीच में रहती है, मम्मा आप फिर से मत शुरू हो जाना, इस पागल को तो जेल रहे हैं, आप चाहते हो कि मैं भी इस पागल जैसे बनूं? तो अविका जी कहती है, आयु वह तुमसे बड़ी है और साथ में कोई गलत नहीं कह रही। आजकल के बच्चों को देखो, कितनी हंसते कुत्ते अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और एक तुम हो सिर्फ पावर और डिसिप्लिन के पीछे पड़ी रहती है। तो आयु थोड़ी सीरियस आवाज में रहती है, मामा हमें किसी के आगे नहीं झुकना है बल्कि लोगों को अपने सामने झुकना है और वह सिर्फ पावर की वजह से ही होती है। आज सब लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं, वह सिर्फ उसे पावर की वजह से, इसलिए मैं उसके पीछे भागती हूँ और मैं लाइफ भी एंजॉय कर रही हूँ, मैं उतनी भी खड़ूस नहीं हूँ। तो बीच में कैश भी कहते हैं, आंटी आप माही को गलत नहीं कर सकती और आयु को भी, क्योंकि हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग होती है। आयु के पर्सपेक्टिव से आयु सही है और माही की परिस्थिति से वह सही है टू। अविका जी कहते हैं, हाँ यह बात तो सही है, वैसे आप तीनों कहीं जा रहे हो क्या? तो माही एग्जिट होकर फ्लोर में कुछ कहने को होती, तभी काशवी जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। वही आयु एक चैन की सांस लेकर कहती है, हाँ मामा हम थोड़ी ताज़ा हवा के लिए बाहर आए हैं, कुछ देर में हम घर चले जाएंगे। तो अविका जी कहती है, ठीक है, ज्यादा बाहर मत रहना, वैसे सर्दी का मौसम है, ठंड लग जाएगी। ठीक है, तो आयु हाँ कहती है। फिर अविका जी सबको बाय कहती है तो वह तीनों भी उनको बाय कहते हैं। फोन कट होने के बाद आयु और कश्मीर माही को घर कर देखते हैं तो मन ही अपना बत्ती सी दिखने लगती है, जिसे देखकर वह दोनों अपना सरनामे हिला देते हैं। अब कुछ देर में वह तीनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत ही भीड़ लगा हुआ था, शायद वहां किसी कंपटीशन की तैयारी हो रही है। यह जगह रेसिंग का है, यहां लीगल रेसिंग होती है और साथ में इलीगल गैम्बलिंग भी। यह जगह बहुत फेमस है, आज आयु यहां रेसिंग करने आई है। वॉट यू नो जाकर कंपटीशन में अपना नाम देते हैं। सिर्फ आई हुई अपना नाम देती है क्योंकि वह एक प्रोफेशनल रेसर है, बाकी दोनों अब उसको चीयर अप करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ रेसिंग स्पोर्ट के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती है,
जो स्पोर्ट्स कार्स है। और सबसे पहले उसमें से एक हैंडसम लड़का बाहर आता है। उसका चेहरा हैंडसम के साथ साथ बहुत सख्त भी था। फिर उसी गाड़ी के दूसरी तरफ से एक और लड़का भी बाहर आता है। वह लड़का भी दिखने में बहुत हैंडसम था और वह दिखने में हल्का हल्का एकांश जैसा था। वहीं दूसरी गाड़ी से 3 लड़के बाहर आते हैं और यह तीनों कोई और नहीं एकांश, अभय और अर्श थे। वही एक और गाड़ी से 2 और लड़के बाहर आते हैं। यह भी बहुत हैंडसम है और इन दोनों लड़कों में से एक लड़का टोड़ा अभय जैसा दिखता है तो दूसरा एकांश जैसा। अब वह सब एक साथ आ जाता है। अब एकांश वो लड़का जो पहले वाली गाड़ी से पहले उतरा है उससे पूछता है, अथर्व भाई क्या इस बार भी हमेशा की तरह आप ही रेस करोगे? तो अथर्व कहता है, हाँ इस बार भी मैं ही करूंगा, तुम्हें भी करना है क्या? आई कांट। तो एकांश कहता है, अभी तो मूड नहीं है भाई, अगर स्टार्ट होने से पहले आ गया तो मैं भी इनरोल करूंगा। तो सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वही अथर्व का ही गाड़ी से निकाला दूसरा लड़का जो एकांश का बड़ा भाई ईशान प्रताप सिंह था। वह कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा एकांश। तो एकांश भी एटीट्यूड से कहता है, मुझे कभी सुधारना ही नहीं पाए, मैं ऐसे ही हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता। तो अभय और आज एक दूसरे की तरफ देखकर टीजिंग टन में रहते हैं। अच्छा अगर कोई आ गया तो कितना का कर। वह टीजिंग नजरों से एकांश की तरफ देखने लगे। वही एकांश के सामने फिर से आयु के बचपन वाली तस्वीर आ जाती है जिसे उसके आंखें जो एटीट्यूड से भरी हुई थी अब प्यार और कुछ और भी इमोशन से बार जाता है, जिसे अभय और अर्श अच्छे से समझ गए थे पर बाकी लोग नहीं। वह लोग अभी भी कंफ्यूजन से देखने लगे। वही एकांश का छोटा भाई यश बीच में कूदते हुए कहता है, कौन है भाई, कौन आ रहा है, हमें तो बताएं। तो अभय उसके कंधे जब थपथपाते हुए कहता है, कोई नहीं आ रहा छोटे, तुम हो तो छोटे जैसा रहो। तो यश का बगल वाला लड़का जो अविराज था वह कहता है, अभी बाय प्लीज बताइए ना। तो अभय कहता है, अभी मैं यश को क्या बताया। तो अविराज का मुंह बन जाता है। आयु का अथर्व को बचाना। अब तक अपने पड़ा की आयु, माही और काशवी रेसिंग के लिए जा रहे थे पर बीच में अविका जी का कॉल आता है तो वो उनसे बात करते हैं फिर रेसिंग करने आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ एकांश, अभय, अर्श, अथर्व, यश, ईशान और अभिराज भी आते हैं। अब आगे। अब अथर्व जाकर अभय के शोल्डर पर हाथ रखते हुए पूछता है, अबे हम तो तुमसे बड़े हैं ना, तो हमें बता। तो अभय अपना बत्तीसी दिखते हुए कहता है, आप बड़े होना तो जल्दी से मुझे न्यूली लॉन्च हुई कार दिलवाइए, फिर आइए तब बताऊंगा। इतना कहकर वो उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाकर जल्दी से एकांश से चिपक जाता है। वही अथर्व उसको घूरने लगता है। अब एकांश कहता है, अब हमें चलना चाहिए। तो सब अपना सर हिला देते हैं। फिर वो लोग भी उस भीड़ के अंदर चले जाते हैं। जब सबकी नज़र सभी बॉयज पर पड़ती है तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं। खास करके लड़कियां तो उनकी हैंडसमेंस पर लट्टू होकर चिल्ला रहे थे। उन सब की चिल्लाहट सुनकर आयु, माही और काशवी का नज़र भी उन पर चली गई। जब माही भी उनकी हैंडसमनेस को देख तो वो भी लट्टू हो गई। पर आयु और काशवी को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी नॉर्मल थे। अब माही अपने बगल में कड़ी लड़की से पूछती है, यह सब कौन है और सब उन्हें देखकर इतना क्यों चिल्ला रहे थे? तो वो लड़की माही को ऐसे देखने लगी जैसे किसी जोकर को देखा हो। तो उसक ऐसी नजरों को देखकर माही को अजीब लगा। पर काशवी सज गई। वो उस लड़की से कहती है, वो क्या है ना, हम यहां पहली बार आए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो वो लड़की कहती है, यह है थे फेमस एक्स स्क्वाड जो हैंडसम के साथ साथ इनमें से कोई भी अभी तक एक भी रेस नहीं हारे है। कास करके बीच में जा रहे अथर्व और एकांश की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो दोनों। तो माही और काशवी अपना सर हिलाकर आयु से कहते हैं, लगता है इस बार तुम्हें टफ कंपटीशन आई है। तो आयु भी एक डेविल स्माइल कर देती है। तो वो दोनों समझ जाते हैं कि आज कुछ धमाल होने वाले हैं। अब वो दोनों और भी एक्साइट हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ एक गैंग जो हमेशा एक्स स्क्वाड से हारते आए हैं, उनमें से उनका लीडर जिसका नाम डेविड था, वो अपने साथी से कहता है, आज हम ही जीतेंगे। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करता है तो उस ग्रुप की एक लड़की पूछती है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम इतनी कॉन्फिडेंट लग रहे हो? तो डेविड कहता है, देखते जाओ। अब कुछ समय बाद रेस की अनाउंसमेंट होती है। तो जो कार्स पार्टिसिपेट कर रहे थे वो स्टार्ट पर आ गए।
अथर्व और डेविड का गाड़ियां भी आ गए। सब लोग आज भी बैटिंग कर रहे थे। वह बहुत सी बड़ी लोग भी आए हैं और गैम्बलिंग कर रहे थे। ज्यादातर लोग अथर्व पर ही बेलगाम थे क्योंकि पिछले 5 सालों से वही जीत रहा है, किस वजह से कुछ लोग उसे पर भी बैठ लगा देते हैं। तभी उन सभी कार्ड के बीच एक 5 दिन पहले ही रिलीज हुई एक ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है, जो इस रेस में आज तक नहीं देखे है। जब अबे की नज़र उसे कर पर पड़ती है तो वह ईशान की कंधा जोर जोर से तप्त पाते हुए कहता है, यह वही कार है जो मैंने अभी अभी अथर्व भाई से कहा है। तो सब उसकी तरफ देखते हैं, फिर उस कार की तरफ। अब एक लड़की आकर हवा में फायर करती है तो रेस शुरू हो जाती है। सभी कार्ड फुल स्पीड के साथ धूल उड़ाते हुए चले जाते हैं। वहां एक बड़े से मॉनिटर में रेस दिखाया जा रहा था। अब माही और काशवी भी हमारे बॉयज के साथ खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से आयु और आयरा कहकर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से सभी बॉयज का ध्यान उस पर चला जाता है। उन दोनों को देखकर अबे और अर्श के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगते हैं, पर वो दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बाकी लोग तो इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि यह दोनों किसको चेयर कर रहे हैं। एकांश को आयरा सुनकर अपनी डॉल की याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेस में आयु सभी कार्स को तेजी से क्रॉस करते हुए आगे जा रही थी। उसकी इतनी इनक्रेडिबल कार ड्राइविंग और उसकी स्मूथ फ्लो को देखकर सब इम्प्रेस हो गए और एक्साइटली उस कार की तरफ देने लगे। तुम सबको जानना चाहती उसे कर में कौन है जो इतनी इनक्रेडिबल ड्राइविंग स्किल्स शो कर रहा है और सबसे आगे जा रहा है। अब आयु अथर्व और डेविड के टिक पीछे थी। वही डेविड जानबूझकर अथर्व के कार को टक्कर मार रहा था और यह बात सबको दिख रहा था। उसकी हरकत देखकर ईशान गुस्से के कहता है, इस डेविड कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। साला तो बाकी लोग भी हाँ कहते हैं। वही आयु उन दोनों को क्रॉस करने की सोच ही रही थी, तभी उसने देखा कि डेविड जानबूझकर अथर्व के कार की एक ही हिस्से को टक्कर मार रहा था, जिस वजह से अथर्व के कार की बैलेंस खोने लगा। तो वो समझ गई थी कि उसकी गाड़ी के साथ कुछ किया गया है। अब अथर्व का गाड़ी डिसबैलेंस होकर जा रही थी। अथर्व उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। वही यह देखकर सभी बॉयज के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग टेंशन में आ गए। वही आयु अब अथर्व के कार को डिसबैलेंस होकर गिरने से रोकने के लिए उसकी आगे जाने की कोशिश करने लगी। वही अथर्व को लग रहा था कि आज वो नहीं बचेगा। रेस देख रहे लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था। अब एकांश कुछ करने जा ही रहा था, तभी सबने देखा कि वही लिमिटेड एडिशन वाला ब्लैक कार अब अथर्व के गाड़ी के आगे आकर उसको कई से दूर ऑपोजिट की तरफ पूछ कर रही थी और थोड़ी पीछे जाकर हल्की पर थोड़ी जोर से फ्रंट पर टक्कर मारती है, जिससे अथर्व की गाड़ी का इंजन रुक जाता है। वही यह सब कुछ सब लोग हैरानी से देख रहे थे। अथर्व भी हैरान था कि वो बच गया। उसको ऐसा लग रहा था कि मौत के मुंह से बाहर आया हो। वही अब यह रेस देख रहे लोग भी एक चैन की सांस लेते हैं। अब सब फिर से आयु की कार की तरफ देख रहे थे, जो तेजी से जा रही थी। वही इस रेंज को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग अथर्व तक पहुंच गए थे और उसको लेकर फिर से वापस आ गए थे। सभी भाई अथर्व को देखकर पूछते थे, आप ठीक हो? तो वो कहता है, आज पहली बार ऐसा लगा जैसे मौत के मुंह से बाहर आए हो, और आज पहली बार मुझे मौत से डर लगा। ऐसा लगा मैं आप सबसे दूर चला गया हूं, पर शुक्र है उसे ब्लैक कर में जो बेटे इंसान की जो मुझे बचाया है। इतना कहकर वह भी अब मॉनिटर की तरफ देखने लगा, साथ में बाकी लोग भी। माही और काशी भी जो उन सब की बातें सुन रहे थे, वह लोग भी और फिर से अपने फार्म में आकर आयु को चीयरअप करने लगे। वह लोग जानते थे कि आयु किसी को ऐसे बेवजह मंडे नहीं दे सकते थे। अगर वह उसके सामने हो तो वह जरूर उसको बचाए, इसलिए वह इतनी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी और देख रहे थे, क्योंकि वह लोग जानते हैं कि वह कितनी अच्छी रेसर है। अब प्रेस एंड तक आने को आया था और डेविड सांसें पहले तब और वह और के थोड़ी ही दूर में था। अब सबको लग रहा था कि यह रेस डेविड हाई जीतेगा। सभी भाई उसको गुस्से से देखने लगे, तभी सबकी होश उड़ते हुए वही ब्लैक कर डेविड को क्रॉस करते हुए तेजी से एंड पॉइंट की तरफ आ रही थी। डेविड भी यह देखकर हैरान था। अब कुछ ही सेकंड्स में वह कर और को क्रॉस कर देता है और ज्यादा स्पीड में होने की वजह से आयु कार को लेफ्ट की तरह टर्न करती ना, जिस वजह से कार स्टाइल से राउंड राउंड टर्न होकर रुकती है। एकांश की डॉल
अब तक अपने पड़ा कि डेविड जो एक्स स्क्वाड की राइवल गैंग है वो अथर्व के खिलाफ कुछ प्लान करते हैं। वही रेस में आयु अथर्व को बचा लेती है और साथ में आयु जीत भी जाती है। अब आगे। अब सब लोग आयु की इस स्टंट से फिदा होकर उसको देख रहे थे। अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, बस एक के पीछे एक कार्स जो आयु से हार गए थे वो आकर रुके। अब आयु के कार का गेट खुलता है। सबसे पहले आयु के पतले पैर जो लेदर बूट्स पहने थे वो बाहर आते हैं। फिर आयु बाहर आती है। वो जब उतर रही थी तब उसकी बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने एक ब्लैक कलर की शॉर्ट ट्यूब टॉप उसके ऊपर लेदर जाकर नीचे स्किमी जीन्स सब ब्लैक की पहनी थी। उसकी खूबसूरत चेहरा और ग्रीन आइज दिखने में मॉडल को भी फेल करने वाली, और ऊपर से उसकी एटीट्यूड यह देखकर सबकी नजरें उसके ऊपर से है ही नहीं रहे थे। जैसे ही आयु गाड़ी से बाहर आती है, माही ही और काशवी आयु कहकर चिल्लाते हुए भागते हुए आयु के पास जाते हैं और उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो सब लोग होश में आते हैं। वही एकांश की नजरें तो आयु के ऊपर से है ही नहीं रही थी। उसका दिल इतने सालों बाद फिर से धड़कने लगा और उसकी पहचान में देर नहीं लगी थी कि यही इसका डॉल है, क्योंकि वह आयु की उस ग्रीन आइज को कभी नहीं भूल सकता और पहचान में भूल नहीं कर सकता। उसके मुंह से अनायासा ही डॉल निकल जाता है। तो अर्श और अभय उसको हैरानी से देखने लगे। फिर आयु को उन लोगों को भी आयु अच्छी अच्छी सी लगी और उसकी फीचर्स जो थोड़ी थोड़ी अथर्व से मिल रही थी, और वह लोग भी आयु के चेहरा नहीं भूले थे जो बचपन वाली थी। अब वह दोनों भी कुछ देर ध्यान से देखने के बाद आयु को पहचान लेते हैं। वही तभी सबको किसी की अनाउंस करने की आवाज आती है तो सबकी ध्यान उसे तरफ जाती है। आज की रेस सच में काफी इंटरेस्टिंग है और दी विनर ऑफ द रेस इज आयरा। बस इतना ही अनाउंसमेंट होना था। सबकी तालियां की गड़गड़ाहट घुसने लगती है। सभी लड़के तो आयु को देखकर एक दूसरे से लड़ रहे थे कि वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और यह सब कुछ बातें एकांश भी सुन रहा था, जिस वजह से उसके आंखें लाल हो जाती है। वही आयु माही और काशवी से दूर होकर कहती है, मेरी कमर तोड़ दोगे आप दोनों एक दिन। फिर सबको एक नज़र देखकर फिर अपनी एक स्क्वायड के बॉयज को देखने लगती है जो उसे ही देख रहे थे, कुछ तो कन्फ्यूजन से, कुछ तो हैरानी से, कुछ तो थैंकफुल नज़रों से। जब आयु की नजरें एकांश नजरों से मिलती है तो दोनों के लिए वह पल तमसा जाता है। आयु तो उसे फीलिंग को इग्नोर कर देती है, पर एकांश को तो जब आयुष है उसकी नजरें मिलती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही गाना बजने लगता है, आंखें तेरी कितनी हंसी, कि इनका आशिक मैं बन गया हूं, मुझको बसा ले इनमें तू। उसके दिल में और दिमाग में सिर्फ यही कहना चल रहा था। अब आयु उसे अपनी नजरें हटा लेती है जिसे वह होश में आता है। अब आयु ट्रॉफी लेने कुछ ही दूर स्टेज पर जाने लगी तो अभय अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पाता और एकांश से कहता है, यार यह वही है ना कि हमारा ही आयरा है ना। तो एकांश कहता है कि वही है, मैं उसकी पहचान में कभी भूल नहीं कर सकता। तो हर्ष और अभय के होठों पर स्माइल आ जाती है। वही बाकी लोग कंफ्यूज थे। यश पूछता है, भाई आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप उसे लड़की को पहले से ही जानता है? तो अभय कहता है, हाँ हम उसको बचपन से जानते हैं और वही तेरी होने वाली भाभी है। इतना कहकर वह एकांश की तरफ देखने लगा। वही सब हैरानी से अभय की तरफ देखने लगे। सभी सबको यश की फैशन की आवाज आती है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो यश कहता है, क्या भाई आपके कैसे कैसे मजाक करते हैं एकांश भाई, और प्यार और वह मेरी भाभी। इतना कहकर वह हंसने लगता है तो एकांश उसको घर कर देखने लगता है। फिर वह दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है, सच में वह तेरी भाभी है, रिस्पेक्ट दे। तो यश की हंसी रुक जाती है और वह अब हैरानी से उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या सच में भाई, पर आप तो लड़कियों से दूर भागते हैं ना? तो अर्श कहता है, क्योंकि वह अपने डाल से प्यार करता है इसलिए वह लड़कियों से दूर भागता है। पर दिमाग इतना कहकर वह अथर्व की तरफ देखकर कहता है, बाय, मैं आपको बताया था ना, मैं एक लड़की को जानती हूँ जो बिल्कुल चाचू की जैसे दिखती है। या वही है, यह बचपन में आजकल अकादमी में हमारा क्लासमेट थे और हमारे टीम में हम तीनों जो फ्रेंडशिप बैंड हमेशा पहनकर रहते थे वह उसी ने दिया है। इतना कहकर वह अपने फ्रेंडशिप बैंड अथर्व को दिखने लगता है। तो अथर्व कहता है, हाँ मैं भी इसी बात के लिए हैरान हूँ, वह बिल्कुल चाचू की तरह ही दिखती है और थोड़ी थोड़ी मेरी तरह भी, यह कैसे कोइंसिडेंस है? तो हर्ष अपना कंधे उचका देता है। अब सब लोग फिर से आयु की तरफ देखने लगे जो अब तक स्टेज पर चढ़ चुकी थी। अब हर्ष फिर से कहता है, एकांश इससे पिछले 13 साल से प्यार करता आ रहा था
और उसके पास जाने का इंतजार कर रहा था। सिर्फ वह नहीं बल्कि हम भी, क्योंकि हम उसको अपनी बहन मानते हैं, पर पता नहीं हम उसको याद है या नहीं। तो सब लोग एकांश की तरफ देखने लगे, जिसके चेहरे यह सुनकर परेशान हो गया था। उसको भी इसी बात का डर था, कभी उसकी डॉल को भूल तो नहीं गई। वह तो उससे प्यार करता था पर आया नहीं, और कोई भी इंसान इतने सारे बिना कांटेक्ट के किसी को याद नहीं रखा, इसलिए वह डर रहा था और परेशान था। अतर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, परेशान मत हो एकांश, उसको जरूर तुम याद हो गया। तो एकांश एक गहरी सांस लेकर अपना सर हमें दिला देता है। वही अभय कंफ्यूजन से एकांश से कहता है, यार आयरा एक मिडिल क्लास लड़की है ना, उसके पास 5 दिन पहले ही लॉन्च हुई इतनी हाई क्लास लिमिटेड एडिशन का कैसे हो सकती है। तो अब एकांश और अर्श को भी इस बात की ध्यान आता है। तभी ईशान कहता है, हो सकता है उनकी हालत है सुंदरी का ही हो, और अब वह नहीं रहे, क्या फर्क पड़ता है, हमें पहले उनके पास जाकर अटैक को बचाने के लिए थैंक यू कहानी चाहिए, और एकांश तुम भी उसके सामने जाने चाहिए। हो सकता है वह तुम्हें पहचान ले। तो एकांश और बाकी लोग हाँ कहते हैं। और आचार्य कहता है, हाँ मुझे भी उससे मिलकर शुक्रिया कहना है, पता नहीं उसको देखकर अपना वाली फीलिंग आ रही है, चलिए मिलते हैं। तो सब अपना सरहा में सर देते हैं। डेविड की सबक। अब तक आपने पढ़ा कि आयु रेस जीत जाती है। फिर सबको पता चलता है कि एकांश आयु से प्यार करता है, और यह भी कि वो 13 साल से उसका इंतजार कर रहा है। फिर सब लोग अथर्व को बचाने के लिए, उसको थैंक यू कहने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। अब आगे। अभी आयु स्टेज पर ट्रॉफी ले रही थी। वहां की होस्ट उसको कुछ कहने को कहता है, तो वह उसको इग्नोर करके स्टाइल से नीचे आ जाती है। उसके पीछे माही और काशवी भी थे। अब एक स्क्वायर भी उसकी पास आने लगे। वो लोग आयु के पास पहुंचते हैं। इससे पहले ही आयु के सामने डेविड अपने खुद से भरी नजरों से देखते हुए आता है। तो आयु बिना किसी इमोशन के उसकी तरफ देखने लगी। तो डेविड कहता है, बहुत बड़ी गलती की है तुमने इस देश में आकर, और तुमने मेरे सभी प्लान को फेल कर दिया। वैसे एक लड़की को यह सब करना नहीं चाहिए। आपकी जगह बस घर में होती है। पता नहीं कहां से मुंह मोटा कर जाता है। तुमने रेस तो जीत लिया, पर अब तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हें बहुत पछतावा होगा कि तुम मुझसे पंगा क्यों लिया। वैसे तुम भला की खूबसूरत हो, तुम्हें छापने में बहुत मजा आएगा। यह सुनकर आयु के एक्सप्रेशंस नहीं बदलते, पर उसके पीछे खड़ी माही, काशवी और एक स्क्वायर्ड को बहुत गुस्सा आता है। एकांश सबक सिखाने जाता, उससे पहले ही डेविड की एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, क्योंकि आयु ने उसका वह हाथ मोड़ दिया था जिसे उसने उसकी तरफ बढ़ाया था और उसके घुटनों के बीच किया, जिसे कुछ सेकंड में ही वह नीचे बैठ गया। अब उसके चेहरे को अपने पैर से छूते हुए कहती है, तुम्हारी जगह यहां मेरे पैरों के नीचे है। तुम जैसे नमर्द यही रहने के लायक हैं। तुमने जितना कहा, किसी की जान लेने की कोशिश की, और यह एक नामर्द ही कर सकता है। तो डेविड चिल्लाते हुए कहता है, ओह डैम। तो आयरा उससे भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, आवाज नीचे। मुझे कोई अबला नारी मत समझो। आयरा नाम है मेरा। वैसे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। इतना कहकर वह माही को देखती है। तो माही उसका फोन पकड़ा देती है। तो आयरा उसमें से एक वीडियो ओपन करके वहां जो प्रोजेक्टर है उसके पास चली जाती है, और अपने फोन को प्रोजेक्टर में कनेक्ट करके उस पर वीडियो चला देती है। तो सब लोग उस वीडियो को हैरानी से देखने लगते हैं, कैसे वह पत्थर की कार में कुछ गड़बड़ कर रहा था, जिसकी वजह से अथर्व की गाड़ी का कंट्रोल चला गया। यह सब देखकर एक स्क्वायर्ड को बहुत गुस्सा आता है, पर वह लोग आगे नहीं जाते क्योंकि वह देखना चाहते थे कि आयरा और क्या करेगी। अब सब लोग डेविड के बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। यह सब देखकर डेविड को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह उठकर कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरे दादा यहाँ के मेयर हैं। तुम्हें बर्बाद नहीं कर दिया ना, मेरा नाम भी डेविड लॉकवुड नहीं। इतना कहकर वह जाने लगा। तभी वहां बहुत से पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और डेविड को ले जाने लगते हैं। तो डेविड अपने आप को उनसे छुड़ाने लगता है। वहीं अब आयु, माही और काशवी को इशारा करती है, तो वह दोनों उसके पास आ जाते हैं। फिर वे तीनों वहां से निकल जाते हैं। सबका ध्यान डेविड पर होने की वजह से किसी ने नहीं देखा।
अब कुछ देर बाद जब डेविड वहां से चला जाता है, तब जाकर सबका ध्यान इस बात पर जाता है कि आयु वहां मौजूद नहीं है। इसे देखकर एकांश और एक स्क्वायर निराश हो जाते हैं। ईशान कहता है, वह तो अब चली गई, पता नहीं फिर कहाँ मिलेगी। अब हमें चलना चाहिए। तो अभय कहता है, शायद वह हमें इंडिया में ही मिलेगी, वह घूमने आई होगी। वैसे हम भी इंडिया जाने वाले हैं बहुत जल्द। फिर एकांश के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, हम उसको ढूंढ लेंगे। तो एकांश कुछ नहीं कहता। तभी यश एकांश के मूड को देखकर कहता है, भाई वैसे भाभी ने क्या खतरनाक फाइटिंग की है, मुझे तो वह बहुत पसंद आ गई, और वही मेरी भाभी बनेगी। और हां, वह 5 साल की उम्र में ही बहुत अच्छी फाइटिंग करती है, अब तो वह लीजेंडरी प्रो बन गई होगी। इतना कहकर वह हंसने लगता है। तो बाकी सब भी हंसने लगते हैं। फिर सब लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु, माही और काशवी भी अपने विला आ जाते हैं। फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आयु उठकर जॉगिंग करने लगती है। वहीं माही तो अपने रूम में घोड़े बेचकर सो रही थी। कुछ वक्त बाद काशी भी आकर आयु को ज्वाइन करती है। फिर दोनों मिलकर थोड़ी देर जॉगिंग करते हैं। फिर फ्रेश होने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिंह प्रताप मेंशन। एक बुजुर्ग आदमी तैयार होकर नीचे आ रहा था। फिर किसी को आवाज देते हुए कहता है, नीलू जल्दी नाश्ता बना दीजिए, हमें जल्दी ऑफिस जाना है। तो एक बुजुर्ग औरत, जो उनकी पत्नी थी, कहती है, जी नाश्ता तो कब का लग चुका है, आप सबकी आने की ही देरी है। तो वह कुछ नहीं कहते। अब धीरे धीरे वहां सब लोग आने लगते हैं। एकांश भी नीचे आ जाता है और साथ में यश को भी वह जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ला रहा था, जो अभी भी नींद में झूम रहा था। यश को ऐसे झूमते आते देख 1 मिनट लेडी कहती है, तुम कब सुधरोगे यश? सुबह हो चुकी है, अभी भी नींद में झूल रहे हो। रात भर तो फोन में लगे रहते हो और सुबह सोना होता है। यह बहुत बुरी हैबिट है, इसे बदलो। तो यश कहता है, मामा प्लीज, सुबह सुबह क्यों शुरू हो जाते हो? तो वह उसको घूरने लगते हैं। यश अपनी दांत दिखाकर अपने सीट पर बैठ जाता है। वहीं एकांश तो पहले ही जाकर ईशान के बगल में अपनी सीट पर बैठ गया था। इंट्रोडक्शन। अब तक आपने पढ़ा कि आयु डेविड को अच्छी सी सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। वहीं एक स्क्वाड उसे न मिल पाने की वजह से निराश होकर घर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे। अब मिलते हैं एकांश के परिवार, सिंह प्रताप परिवार, और साथ में बाकी 2 परिवार, यानी कि मल्होत्रा परिवार और ठाकुर परिवार के बारे में। अमरनाथ प्रताप सिंह, यह सिंह प्रताप परिवार के हेड और साथ में प्रताप इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं। थोड़े मजाक के इंसान हैं, पर दिल के बहुत नरम हैं। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपनी पत्नी नीलांबरी से। इनके 2 बेटे हैं। नीलांबरी प्रताप सिंह, यह अमरनाथ प्रताप सिंह की पत्नी है। यह बहुत नरम दिल की औरत है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। यह एक एनजीओ चलाती हैं। शौर्य प्रताप सिंह, यह अमरनाथ जी और नीलांबरी जी के बड़े बेटे और अभी की प्रताप इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। पर यह बहुत कम ऑफिस जाते हैं, ज्यादातर घर में ही रहते हैं। यह भी थोड़े सख्त मिजाज के हैं, पर परिवार के लिए बहुत नरम है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, खास करके अपनी पत्नी से। प्रवल्लिका प्रताप सिंह, यह शौर्य जी की पत्नी है। यह भी अपनी सासू मां की तरह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। यह एक लॉयर हैं और अपने बेटों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सही को सही और गलत को गलत कहती हैं। इन्हें स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग ही पसंद आते हैं। आदित्य प्रताप सिंह, यह अमरनाथ जी और नीलांबरी जी के दूसरे बेटे हैं। यह भी अब बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। यह बहुत खुशमिजाज इंसान है। यह हमेशा घर में एक्टिव रहते हैं। उनका बेटा बिल्कुल इन पर ही गया है। यह भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं।
इन्होंने अपना अलगसा रेस्टोरेंट बिजनेस खोला है जो अभी बहुत अच्छी सेल कर रहा है। निहारिका प्रताप सिंह, यह आदित्य जी की पत्नी है। यह भी थोड़ी खुशमिजाज इंसान है। इन्होंने और आदित्य जी ने लव मैरिज की है। यह अपने बेटे से ज्यादा एकांश और ईशान से बहुत प्यार करती हैं, खास करके एकांश जो इसका फेवरेट है। इनके लिए हमेशा यही परेशानी होती है कि उनका बेटा अपने बाप पर गया है, बिल्कुल लेजी और चीजों को ईजी लेने वाला। ईशान प्रताप सिंह, यह एकांश के बड़े भाई हैं। जब बात काम की आती है तो यह भी बहुत सख्त रहते हैं। अपने भाइयों और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं और दिखने में बहुत ही हैंडसम हैं, बिल्कुल एकांश की तरह। यह अभी प्रताप इंडस्ट्रीज के सीईओ है। एकांश के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। यश प्रताप सिंह, यह एकांश का छोटा भाई और आदित्य जी निहारिका जी का बेटा है। बहुत आलसी और शरारती। यह हमेशा अपनी लाइफ में हो रही चीजों को लाइटली लेता है। एकांश और ईशान की वजह से थोड़ा लाइन पर है, वरना और भी बिगड़ा हुआ होता। और सबसे ज्यादा अपने मन को ही परेशान करता है। अब जानते हैं मल्होत्रा परिवार के बारे में। रणधीर मल्होत्रा, यह मल्होत्रा परिवार के हेड हैं और बिल्कुल अमरनाथ जी की तरह सख्त मिजाज के इंसान हैं। यह अमरनाथ जी और पृथ्वीराज जी बचपन से दोस्त थे। इनकी दोस्ती उनके पेरेंट्स की वजह से हुई और उनकी लिगेसी को इन तीनों ने आगे बढ़ाया है। अब उनके बेटे और पोते भी वही सीख रहे हैं। यह अपने परिवार और अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। अर्पिता मल्होत्रा, यह रणधीर जी की पत्नी है। यह भी बहुत नरम मिजाज की है। यह नीलांबरी और कामाक्षी जी की तरह बचपन से दोस्त है। यह भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। इनको हमेशा एक ही बात का दुख रहता है कि उनका दूसरा बेटा कोमा में है। ऋषभ मल्होत्रा, यह रणधीर जी और अर्पिता जी का बड़ा बेटा है। यह भी थोड़ा सख्त मिजाज का है, पर अपने परिवार और छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। जब उसके छोटे भाई कोमा में गए थे, तब जो सबसे ज्यादा टूटा था वह यही था। परीक्षा मल्होत्रा, यह ऋषभ जी की पत्नी है। यह पेशे से एक प्रोफेसर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। यह भी अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। आर्यमन मल्होत्रा, यह रणधीर जी और अर्पिता जी के छोटे बेटे हैं। यह एक सोल्जर है, पर 20 साल पहले एक हादसे में कोमा में चले गए। अथर्व मल्होत्रा, यह ऋषभ जी और प्रीशा जी के बड़े बेटे हैं। यह स्वभाव से बहुत सख्त है, पर अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव। अपने सभी भाइयों से बेहद प्यार करते हैं। दिखने में सभी बॉयज की तरह ही हैंडसम। यह अभी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सीईओ है। अर्श के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया। अब जानते हैं ठाकुर परिवार के बारे में। पृथ्वीराज ठाकुर, यह ठाकुर परिवार के हेड हैं। यह भी अपने दोस्तों की तरह बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नरम है। इनके लिए भी परिवार और पत्नी बहुत अजीज हैं। कामाक्षी ठाकुर, यह पृथ्वीराज जी की पत्नी है। बहुत अच्छी और नरम इंसान है। यह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। यह अपने अक्षर और संस्कार को बहुत मानती है। इन्हें सिर्फ घर में एक ही इंसान से चिढ़ है। संजय ठाकुर, यह पृथ्वीराज जी और कामाक्षी जी के बेटे हैं। बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, पर जब बात काम की आती है तो अपने दोस्तों की तरह ही सख्त। यह घर पर जितना हो सके उतना अपने परिवार को टाइम देने की कोशिश करते हैं। कृषिका ठाकुर, यह संजय जी की पत्नी है। यह भी बहुत अच्छे स्वभाव की इंसान है। यह एक बॉटनिस्ट हैं। यह भी प्रिशा जी की तरह बॉटनी पढ़ाती है। यह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, पर यह भी कामाक्षी जी की तरह एक इंसान से परेशान है। अमीषा ठाकुर, इनका एक बहुत बड़ा राज है। यह आगे जानेंगे। यह पृथ्वीराज जी के बड़े भाई की बेटी है। उसके जाने के बाद वह और कामाक्षी जी ही इनको पाला है। अभय के बारे में तो मैंने बता ही दिया। अविराज ठाकुर, यह संजय जी और कृषिका जी के छोटे बेटे हैं। यह यश की तरह ही शरारती और कामाक्षी जी के लाडले हैं। इसकी और यश की आगे एक जैसी केमिस्ट्री है। यह अपने सभी भाइयों से बहुत प्यार करता है। तृप्ति ठाकुर,
यह संजय जी और कृषिका जी की बेटी है। यह बहुत घमंडी इंसान है। इसे अपने नाम और पैसे की वजह से अहंकार है और यह बहुत बिगड़ी हुई भी है। तीनों फैमिलीज में सबको इससे प्रॉब्लम है, खास करके सभी बॉयज को। कामाक्षी जी और कृषिका जी भी इससे बेहद परेशान हैं। वह दोनों हमेशा इसको समझाने की कोशिश में रहते हैं कि वो अच्छी राह में आ जाए, पर वो किसी की नहीं सुनती। रात भर दोस्तों के साथ पार्टी करना और भी बहुत कुछ है जो हम आगे जानेंगे। यह एकांश को पसंद करती है। यूं कहा जाए तो वो इसके पीछे पागल है। हमेशा उससे चिपकने की कोशिश करती है। पर इस बात से न सिर्फ एकांश बल्कि पूरी प्रताप परिवार को प्रॉब्लम है। एकांश सिर्फ अपनी डॉल को ही चाहता है और बाकी लोग उसकी जैसी बहू नहीं चाहते। और यह बात उन्होंने ठाकुर परिवार को भी एक दिन कही थी। और इस बात से उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो लोग भी तृप्ति के बिहेवियर के बारे में जानते हैं। यह तीनों फैमिलीज हमेशा साथ ही रहती हैं और इनकी वीकेंड गैदरिंग होती है। अब यह तीनों फैमिलीज कुछ दिन बाद इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं। एक और छोटी भी दूंगी। और आप लोग प्लीज मेरी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, मैं वह अपडेट्स दे रही हूं। एक्शन। अब आगे। अभी सब लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर अमरनाथ जी सबसे कहते हैं, मैं आज एक ऑक्शन पर जा रहा हूं। फिर शौर्य जी और ईशान की तरफ देखकर कहते हैं, कल के प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करना। वह प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए। वैसे हमारे साथ साथ बाकी दोनों फैमिलीज भी कंप्लीट कर रही हैं और यह हमारे लिए बेहद जरूरी है। याद रखना, अगर हम तीनों फैमिलीज को यह मिला तो और भी ज्यादा खुशी होगी। मैं पृथ्वीराज और रणधीर से बात करता हूं तो वह दोनों अपना सर हिला देते हैं। वही एकांश भी यह सब सुन रहा था पर वह अभी कुछ नहीं कहता। अब ब्रेकफास्ट होने के बाद सब अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। अमरनाथ जी भी ऑक्शन के लिए निकल गए थे। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा होटल था जिसका नाम सफायर फ्रेसिनेट था। वहां आज बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला था जिसमें बहुत से बड़े लोग आने वाले थे। यहां बहुत से एंटीक की ऑक्शन के साथ साथ बहुत से रेयर डायमंड और चीजों की ऑक्शन होने वाली थी। यहां बहुत से नामी लोग आए हुए थे और उनमें से अमरनाथ जी के साथ आयु भी थी। उन दोनों की टेबल्स बगल में ही आई थीं, पर अभी वहां थोड़ा अंधेरा था। बस सिर्फ कुछ ही लाइट्स लगी हुई थीं, जिसमें हम ध्यान से देखते हैं तो भी हमें दूसरों का चेहरा दिख सकता है। थोड़ी देर बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। होस्ट स्टेज में आकर कहता है, Welcome everyone to the prestigious auction of the year. I welcome the honorable and respected people who came to make this event success. अब वह कहता है, मैं इस ऑक्शन को शुरू करना चाहता हूं। तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब होस्ट कहता है, इस इवेंट का सबसे पहला मास्टरपीस। इतना कहकर वह एक चीज के ऊपर का रेड कलर का कपड़ा हटा देता है। सबके सामने एक खूबसूरत सा रॉक आर्ट दिखाई देता है जो 28,000 साल पुरानी है, जिसे देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है। होस्ट कहता है, इसकी बिडिंग 50 करोड़ से शुरू होगी। तो 2 नंबर पर बैठे एक आदमी 70 करोड़ कहते हैं। दूसरे टेबल के लोग 100 करोड़ कहते हैं। ऐसे ही बिडिंग 150 करोड़ तक पहुंच जाती है। तभी आयु सीधा 200 करोड़ कहकर अपने सामने की बजर प्रेस करती है। सब लोग हैरान होकर उसकी टेबल की तरफ देखने लगे। वह 5 नंबर की टेबल थी। अमरनाथ जी भी अपने बगल में देखते हैं। जब वह गौर से देखते हैं तो उन्हें लगभग 19 या 20 साल की लड़की दिखाई देती है जो उनसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। आयु ने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जिससे उसका चेहरा हल्का हल्का ढका हुआ था, पर गौर से देखने पर उसका चेहरा साफ दिखाई देता। अमरनाथ जी को उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने बिल्कुल अपने दोस्त को देखा हो। उसकी हरी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। वह सोचने लगे कि इस रॉक आर्ट में ऐसा क्या है जो यह छोटी सी लड़की इसे 200 करोड़ में खरीद रही है। अब होस्ट उस एंटीक रॉक आर्ट पीस को 5 नंबर टेबल को अनाउंस करता है। फिर दूसरी चीज पर से कपड़ा हटाते हुए कहता है, अब है इस ऑक्शन की दूसरी चीज, दी पाइनर किंग डायनास्टी वास ऑफ चाइना, जो 18th सेंचुरी में लंदन में डिस्कवर किया गया था।
इसकी बिडिंग शुरू होती है 100 करोड़ से। सब लोग बिडिंग करना शुरू करते हैं। इस बार अमरनाथ जी भी बिडिंग कर रहे थे। वैसे आयु को वह वस्तु पसंद आई थी, पर उसे वास को लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास बहुत से वास जो बहुत ही एंटीक हैं पड़े हुए थे, जिन्हें उसने अपने खुद की म्यूजियम में लगाया हुआ था। इसलिए वह इसके लिए बिडिंग नहीं करती। वह उस रॉक आर्ट को इसलिए बिडिंग कर रही थी क्योंकि वह 28,000 साल पुरानी रॉक आर्ट है, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। यहां लोगों को उसकी असली कीमत नहीं पता थी, इसलिए उसकी कीमत सिर्फ 50 करोड़ रखी। अब ऐसे ही कुछ और चीजों की भी बिडिंग होती है। कुछ चीजें अमरनाथ जी ने ली, कुछ आयु ने, और कुछ चीजें जो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थीं, वह बाकी लोगों ने ले ली। अब आती है ऑक्शन की सबसे बड़ी चीज, जिसके लिए सब लोग आए थे। आयु और अमरनाथ जी भी आए थे। होस्ट कहता है, अब है इस ऑक्शन की लास्ट चीज, जो बेहद रेयर है और जिसके लिए यह इवेंट ही रखी गई है। वह उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है तो सबके सामने चमकता हुआ पिंक डायमंड का नेकलेस होता है, जो क्वीन एंजेलिना, जो ग्रीस की क्वीन थीं, उनकी और किंग की प्यार की निशानी था। होस्ट कहता है, इसकी बिडिंग 200 करोड़ से शुरू होती है। सबके बीच बिडिंग की जंग छिड़ जाती है। लास्ट में बिड 600 करोड़ तक पहुंच जाती है। अब अमरनाथ जी बिड करते हैं 650 करोड़। उनके बगल में आयु बिड करती है 700 करोड़। सब लोग फिर से आयु की तरफ देखने लगते हैं, पर आयु को किसी की नजरों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतनी छोटी बच्ची यहां क्या कर रही है और ऐसे बिडिंग क्यों कर रही है। वहीं आयु के बगल में बैठे अमरनाथ जी सोच रहे थे, आखिर यह लड़की कौन है। अब वह फिर बिड करते हैं 750 करोड़। तो आयु कहती है 800 करोड़। इतनी बड़ी बिड के बाद अब अमरनाथ जी बिडिंग रोक देते हैं। वह मन से यह नेकलेस खरीदने आए थे, पर शायद यह उनके नसीब में नहीं था। अब वह वैल्यूएबल डायमंड नेकलेस आयु का हो चुका था।